तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 12। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक समझने से पहले हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि लेंस बनते किस प्रकार है और वो दिखते किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया, एक ग्लास स्फीयर लिया है जो कि अंदर से सॉलिड है, यानी अंदर से भरा हुआ है। ये खोखला नहीं है ग्लास स्फीयर, ठीक है, अंदर से पूरे ग्लास से भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका एक पार्ट ऐसे काटता हूं इस तरफ से और एक और पार्ट काटता हूं इस तरफ से, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस पर्टिकुलर पार्ट का जो आर्क लेंथ है वो ये और ये वाला जो आर्क लेंथ है, यानी इस पर्टिकुलर पार्ट का जो आर्क लेंथ है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने जैसे ही काटा, इन दोनों पार्ट्स को काट के मैंने जोड़ दिया, इन दोनों पार्ट्स को काट के मैंने जोड़ दिया। अब जैसे ही मैं इसे जोड़ता हूं तो बन जाता है मेरा एक लेंस, ठीक है। और एक चीज नोट कर लेना कि ये जो पर्टिकुलर लेंस है, इस लेंस के अंदर वाला जो मीडियम होगा वो कौन सा होगा, वो भी एक ग्लास का ही मीडियम होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इन दोनों हिस्सों को जो काटा है, ठीक है, लेंस के इस हिस्से को और इस हिस्से को जो मैंने काटा है वो एक ऐसे स्फीयर से काटा है जो अंदर से सॉलिड था या अंदर से भरा हुआ था, ठीक है। तो जो मेरा ये पर्टिकुलर जो ये पूरा मीडियम है ये भी ग्लास का मीडियम ही होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा मीडियम भी आपका ग्लास का मीडियम ही होना चाहिए। तो ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। तो ये बन गया आपका लेंस। अच्छा, अब हम एक लेंस की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसके अंदर ये पूरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है? ग्लास का ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ये बाउंड है, ये पर्टिकुलर मटेरियल बाउंड है दो सरफेसेस के द्वारा, ठीक है। बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। अच्छा, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर लेंस में जैसे दोनों जो पार्ट्स हैं वो दोनों स्फेरिकल इन नेचर हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों ही स्फेरिकल हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट बिल्कुल भी स्फेरिकल इन नेचर ना हो, फ्लैट हो बिल्कुल, और दूसरा पार्ट स्फेरिकल इन नेचर हो, कुछ इस तरह, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में एक पार्ट जो है वो कंप्लीटली प्लेन है और दूसरा पार्ट स्फेरिकल इन नेचर है, तो ये दोनों भी आपके लेंस ही माने जाएंगे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने इस पर्टिकुलर पार्ट को भी फ्लैट बनाया और दूसरे पार्ट को भी फ्लैट बनाया, तो ये आपका लेंस नहीं कहलाएगा, ये फिर आपका एक ग्लास कहलाएगा, ठीक है। और ग्लास के थ्रू ग्लास को आप लेंस की तरह यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि लेंस हम यूज क्यों करते हैं? बेसिकली या तो चीजों को छोटा करने के लिए या चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है। आप इससे चीजों को छोटा या बड़ा कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप इससे मैग्निफिकेशन कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली अगर आपके दोनों सरफेसेस फ्लैट होंगे तो ये लेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। पर ये इन दोनों को मैं जरूर लेंस कह सकता हूं क्योंकि दोनों में एक सरफेस जो है वो कर्व्ड इन नेचर है, ठीक है। मतलब लेंस बनाने के लिए मेरी कम से कम एक सरफेस जो है वो कर्व्ड होनी जरूरी है। दोनों भी हो सकती हैं तो भी चलेगा, पर एक होनी तो जरूरी ही है, ठीक है। कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी ही चाहिए। तो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर लेंस बना है इसका नाम होता है डबल कन्वेक्स लेंस, या इसको मैं सिंपली कन्वेक्स लेंस भी कह देता हूं, ठीक है। इसको मैं सिंपली कन्वेक्स लेंस भी कह देता हूं। डबल कन्वेक्स क्यों का? क्योंकि दोनों तरफ से इसकी तोंद बाहर निकली हुई है। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस करा था कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर उस तरफ से कन्वेक्स मिरर की जो तोंद होती है वो बाहर होती है। अच्छा, और जो उसकी तोंद वाली सरफेस होती है वो शाइनी सरफेस होती है, मतलब जहां से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो यहां भी कुछ उसी तरह है। या तो आप इसे डबल कन्वेक्स लेंस कह लो या आप इसको सिंपल कन्वेक्स लेंस कह लो, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे आपने ये कन्वेक्स लेंस बनाया, आप कनकेव लेंस भी बना सकते हो। कैसे? जैसे आपने इन दोनों सरफेसेस को इस प्रकार जोड़ा, तो क्या करो, ये वाला जो सरफेस है इसको उठा के यहां रख दो, ठीक है।
और जो ये वाला सरफेस है इसको उठा के इधर रख दो, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा क्या, कनकेव लेंस। ये देखो, ये है मेरा क्या, कनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और नोट करो, क्या है वो, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसे मैं कहता हूं क्या, ऑप्टिकल सेंटर। यहां भी ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे मेरे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस होने के कारण दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे मेरे लेंस में। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। वैसे यहां पे भी ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, अच्छा, और C1 और ऑप्टिकल सेंटर का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा F1 या फर्स्ट फोकस 1, और ऑप्टिकल सेंटर और C2 का जो सेंटर होगा वो F2 होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और C2 का जो सेंटर होगा वो F2 होगा या फोकस 2। वैसे यहां भी ये F1 होगा और ये क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक चीज नोट करो कि इन दोनों ही केसेस में जो C1 है और C2 है, C1 और C2 दोनों ही केसेस में बराबर होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि C1 और C2 बराबर होंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों लेंसेज को बना रहे थे तो दोनों ही लेंसेज के जो दोनों पार्ट्स थे ना वो एक ही स्फीयर से आपने निकाले। ठीक है, आपने एक ही पर्टिकुलर स्फीयर को लिया, इसके आपने दो हिस्से करे अगल बगल से और उनको जोड़ दिया। तो इस जो ये पर्टिकुलर लेंस बन रहा है, ये लेंस जिन दो स्फेरिकल पार्ट से मिलकर बन रहा है ना, ये दोनों स्फेरिकल पार्ट्स एक ही स्फीयर से आए हैं। तो क्या दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेम नहीं होना चाहिए? वैसे इस पर्टिकुलर केस में जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो सेम नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है तो जो आपका ये F1 और F2 है या फोकस 1 और फोकस 2 है ये भी सेम होंगे। दोनों ही केसेस में F1 और F2 सेम होंगे। अच्छा, अब अगर आप 12th में जाके ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा कि F1 को हम फर्स्ट फोकस कहते हैं लेंस के केसेस में और F2 को हम सेकंड फोकस कहते हैं। और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको 12th में पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग हम मान के चलेंगे कि हमारा F1 और F2 जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों ही केसेस में मेरे F1 और F2 जो है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब एक चीज नोट करो यहाँ पे कि जो मेरा कन्वेक्स लेंस होता है ना वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। इस कारण मैं इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहता हूं कई बार, या हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ये डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसे हम कई बार डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, मान लो मेरी कुछ लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, यहां से मेरी कुछ लाइट रेस पैरेलल निकल के आ रही हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो जब ये इस पर्टिकुलर लेंस से पास करेंगी तो क्या ये रिफ्रैक्शन शो करेंगी? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल रिफ्रैक्शन शो करेंगी। रिफ्रैक्शन शो करने के बाद ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? फोकस। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? फोकस। या जो ये लाइट रेज है वो F2 पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज होने का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखूं, मेरी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, ठीक है, लेकिन यहां वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे। डाइवर्ज होने का क्या मतलब है? एक दूसरे से और दूर चली जाएंगी। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, फिर एकदम से डाइवर्ज हो गई। ठीक है, और हमें लगता है कि जो ये डाइवर्जिंग रेस है ये निकल के आई है मेरी F1 से। जो मेरी ये डाइवर्जिंग रेस है जो ऐसे डाइवर्ज हो गई है, ये मेरी निकल के आई है F1 से। मुझे ऐसी फील आती है। ठीक है, क्योंकि मेरी आंखों को आदत है कि वो लाइट रेस सीधी देखती है। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो वो सीधा देखने की आदत है हमारी आंखों को। टेढ़ी मेढ़ी लाइट रेस हमारी आंखें नहीं देख पाती। इस कारण हमने इन लाइट रेस को एक्स्ट्रापोलेट करा पीछे, तो ये F1 पे आके मिली और F1 क्या होगा? मेरा फोकस 1 होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी बहुत नोट कर लो।
और यहाँ पे जो ये लाइट रेज है, ठीक है, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं। आपको ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी ना कि जो मेरी ये वाली लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो रही हैं, और मैंने इनको पीछे क्यों बढ़ाया एक्सटेंड। आपको ये आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इनको पीछे क्यों बढ़ाया। ठीक है, पीछे बढ़ाने का रीजन ये था कि ये आगे जाके तो कहीं पे मिल नहीं सकती, तो मुझे क्या पता कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कि कहाँ ये इमेज बनाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। इस कारण मैंने इन्हें पीछे एक्स्ट्रापोलेट करा, तो इनकी इमेज F1 पे बनती है। ठीक है, या F1 पे आके ये लाइट रेज मिलती हैं बैक ट्रैक करने पे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलो देखते हैं। ये तो आपको आ ही गया होगा कि कन्वर्जिंग होने का क्या मतलब होता है और डाइवर्जिंग होने का क्या मतलब होता है। और जो आपका कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, ऐसे जाके मिला देता है, और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। अच्छा, अब एक चीज और नोट करो कि रिफ्रैक्शन होता किस प्रकार है। इन पर्टिकुलर लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन होता किस प्रकार है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका पोल है, सॉरी पोल क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब मान लो मेरी एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाऊंगा, और नॉर्मल बनाने का क्या तरीका है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा, है ना। ये तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपको जब मैं मिरर पढ़ा रहा था। तो जो ये पर्टिकुलर लाइन होगी ना, ये पर्टिकुलर लाइन वो नॉर्मल है इस पर्टिकुलर सरफेस का, ये जो लाइन है वो नॉर्मल है इस पर्टिकुलर सरफेस का। और अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो ये लाइन है नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर यहां पे दूसरा मीडियम ना आता, यहां पे एकदम से मीडियम चेंज हो गया ना, ये पहले एयर का मीडियम था, अब ये एकदम से ग्लास का मीडियम आ गया, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, तो क्या लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, हो गई नॉर्मल की तरफ बेंड, और नॉर्मल की तरफ बेंड जब हो जाती है तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंसिडेंट होती है। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हो जाती है। ठीक है, हो गई। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी अगर मेरे को नॉर्मल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहां पे मैंने लिया C1 और इस पर्टिकुलर पॉइंट को और C1 को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा इस पॉइंट का नॉर्मल बन जाएगा। ये बन गया मेरा इस पॉइंट का नॉर्मल। अच्छा, अब मेरी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये मेरा नॉर्मल था, नॉर्मल से मेरी लाइट रे अवे जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से जो मेरी लाइट रे है वो दूर जाएगी। मतलब ये मैंने थोड़ा सीधा ही बना दिया, मेरे को ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसे कुछ इस तरह, है ना, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। मान लो अगर यहाँ पे ग्लास मीडियम खत्म ही ना होता तो जो मेरी लाइट रे है ना वो शांति से इस तरफ चलती रहती, क्या दिक्कत था उसको। लेकिन क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आ गई, इस कारण वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो, नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, अपने पाथ को छोड़ के नॉर्मल से दूर आ गई। अच्छा, अब यही पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा होता है जब मेरी लाइट रे लेंस को पास करती है। ठीक है, जब मेरी लाइट रे लेंस को पास करती है तो रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ये इस प्रकार का रिफ्रैक्शन है ये आपकी बुक्स में नहीं दे रखा होगा। वो लोग मतलब ऐसे आपको रिफ्रैक्शन करके नहीं दिखाएंगे कि पहले यहाँ से यहाँ गए, लाइट हल्की सी रिफ्रैक्ट हुई, फिर दोबारा यहाँ से बाहर निकली, तो ऐसे वो बुक वाले पता है क्या करेंगे, वो आप लोगों को ना सीधा इस तरह दिखा रहे होंगे। कैसे, मान लो ये मेरा एक कन्वेक्स लेंस है, तो वो लोग क्या करेंगे, सीधा ऐसे करेंगे और ऐसे दिखा देंगे आपको।
कि अगर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो सीधा जाके पास होगी F2 से या फोकस 2 से पास हो जाएगी। वो लोग सीधा दिखा देंगे, वो ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे कुछ टेढ़ा नहीं करते वे लोग। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि हम 10th क्लास में ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो अपर्चर है, अपर्चर क्या होता है? जो डायमीटर होता है, आपके लेंस का जो डायमीटर होता है इसे हम अपर्चर कहते हैं। अच्छा, डायमीटर का क्या मतलब है? जो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इसे हम कहते हैं क्या? अपर्चर। ठीक है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरे लेंस का अपर्चर है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू माई सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मान लो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा क्या है? C1 है और ये क्या है? मेरा C2। तो जो मेरा OC1 है और OC2 है ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन इनके कंपैरिजन में जो मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी जो मेरा अपर्चर है वो बहुत छोटा है। और जब मेरा अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, OC1 और OC2 के कंपैरिजन में जब मेरा अपर्चर बहुत छोटा होता है तो जो मेरा लेंस होता है ना उसको मैं कहता हूं थिन लेंस, उसे मैं कहता हूं थिन लेंस। अच्छा, अब थिन लेंस में क्या, थिन लेंस का क्या मतलब हुआ भैया? आप लोग मेरे से पूछेंगे कि यहाँ पे थिन लेंस का क्या मतलब हुआ, तो मैं कहूंगा यार ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या हो रहा था, एक लाइट रे पैरेलल गई, ठीक है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में गई तो वो बेंड हो गई किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग गई, तो कुछ ऐसे मैंने आपको इस तरह दिखाया था। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल, ये शो करना पॉसिबल तब है जब आपका लेंस मोटा होगा। ठीक है, मोटा होगा लेंस। अगर आपका लेंस काफी पतला है या आपके लेंस का अपर्चर काफी छोटा है एज कंपेयर टू OC1 एंड OC2, OC1 और OC2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैं इसको डायरेक्टली इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं सीधा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो लेंस है वो इतना पतला है कि मेरी लाइट रे को रिफ्रैक्ट होने का मौका ही नहीं मिला, मतलब लाइट रे टर्न ही नहीं हो पाई, उसको हमने सीधा इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत इसे सोचने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा लेंस जो है वो इतना ज्यादा पतला है, लेंस मेरा इतना ज्यादा पतला है कि उसे रिफ्रैक्ट होने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। ठीक है, मतलब मेरी लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई, वो हल्की सी इतनी सी हुई होगी, हल्की सी हुई होगी, और उसे मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो अगर मेरे लेंस मोटे होते हैं ना, तब मैं अपने लाइट रे के रिफ्रैक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि पहले यहां से आगे, फिर ये मुड़ गए, ये मुड़ गए। लेकिन अगर मेरे लेंस काफी पतले होते हैं, ठीक है, या मेरे लेंस थिन लेंसेज होते हैं, तो मैं सीधा इस प्रकार ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, और मेरे लेंस थिन कब होता है? हमारे जो लेंस होते हैं वो थिन कब होते हैं? जब उनका अपर्चर बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को लेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा लेंस का बेसिक था। ठीक है, हमने लेंस का बेसिक बहुत अच्छे से देख लिया। अच्छा, जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं। क्या है वो बात? चलो कोई नहीं, बाद में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उस बारे में भी बात करेंगे बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।